वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 97A बोली। अब तक बेला की बात सुनकर सैम ने कंफ्यूजन में पूछा, हाँ तो इसमें नया क्या है? आप जब भी कहीं जाती तो वहां एयरपोर्ट खाली ही होता है, ये आपके ही इंस्ट्रक्ट। सैम के सवाल पर बेला ने हंसते हुए कहा, नया है सैम, बहुत कुछ नया है। बॉम्ब के बारे में तो मुझे मुंबई में ही खबर मिल चुकी थी, मगर मैं जब पेरिस एयरपोर्ट पर आई तब वहां पूरा का पूरा एयरपोर्ट खाली था। ब्लास्ट जहां होना था वहां कोई एयरपोर्ट स्टाफ तक नहीं था। मतलब वह विवान सिंघानिया मुझे तो मारना चाहता था मगर किसी निर्दोष एयरपोर्ट स्टाफ को नहीं। अब तुम सभी बताओ, क्या यह इंटरेस्टिंग नहीं है? इससे ज्यादा क्यूट मर्डर अटेम्प्ट मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। बेला की बात सुनकर बिन, निखिल, सैम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये बात उनके लिए भी काफी ज्यादा अजीब और नई थी। कोई इंसान बेला को मारना चाहता था, जिसके मरने के बाद पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ जाते, मगर वही इंसान उन मामूली एयरपोर्ट स्टाफ को नहीं मारना चाहता था, जिनके मरने के बाद उनके परिवार वालों के अलावा किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। निखिल ने बारबेल में वेट सेट करते हुए कहा, सच में यह अजीब और दिलचस्प जरूर है। शायद उसकी आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, इसीलिए सिर्फ आपको ही मारना चाहता है वो, बाकी किसी को नहीं। दिल का अच्छा होगा बेचारा। निखिल की बातों में सहमति जताते हुए सैम कहा, हाँ ये सही है, मगर चाहे कुछ भी हो, उस लड़के ने आपको मारने की कोशिश की है। आपको उसे एक अच्छा लेसन सीखना चाहिए, वरना आपकी काइंडनेस को वो आपकी कमजोरी समझ लेगा। बेला ने जवाब में कहा, जानती हूँ मैं, इसीलिए तो उसे डिनर पर इनवाइट किया है, मगर तुम लोग हमें ज्वाइन नहीं करोगे। रुकना है तो रुको, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेंशन बहुत बड़ा है और तुम सबके पर्सनल कमरे भी है यहाँ, मगर तुम लोग हमें ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बेला को बात सुनकर चार्ली ने अपनी आईब्राउज कसते हुए कहा, क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते हम? आपको एक डिनर ही तो है और आपका डाइनिंग टेबल भी बहुत बड़ा है, वहां आराम से 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। हमें आप मना क्यों कर रही हो? चार्ली के सवाल पर बेला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये बात नहीं है चार्ली, बच्चा डर जाएगा, तुम सबकी प्रेजेंस उसको अनकंफर्टेबल कर देगी। उसको लगेगा कि मैं अपने पावर और कनेक्शंस का दिखावा कर रही हूँ। एक बुली हूँ मैं, इसीलिए तुम सब हमें ज्वाइन नहीं करोगे। बेला की बातों से चार्ली सहमत तो नहीं था, मगर बेला के कमांडिंग टोन की वजह से उसने आगे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। निखिल और सैम अब तक स्क्वाट्स करने लगे थे। रेगुलर वर्कआउट और गुड एपेटाइट की वजह से 40s में भी उनकी फिजिक किसी यंग लड़के से कम नहीं थी। खासकर सैम की फिजिक सबसे ज्यादा अच्छी थी, जिसका कारण भी सिंपल था, उसका प्रोफेशन, जो कि सॉकर था। बिन ने अचानक गंभीर स्वर में कहा, सिस्टर बेला, आई थिंक यू शुड फिनिश हिम। अगर रेयांश को कंसिडर ना किया जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो विवान सिंघानिया का मुकाबला कर पाए। इतनी कम उम्र में उसने जो कुछ अचीव किया है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर आप उसको खत्म कर दोगी तो दुनिया की नजरों में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। उसकी मौत लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगी, जिसके बाद कोई भी आपको ऑफेंड करने से पहले लाख बार सोचेगा और विवान सिंघानिया की बुरी मौत को याद करेगा। बिन की बात सुनकर जहां निखिल और सैम बेला की तरफ देखने लगे, वहीं चार्ली की आंखों में तारों जैसी चमक आ गई। आखिर वो यही तो चाहता था, बस एक बार बेला की परमिशन मिलने की देर थी, उसके बाद वो अपना हाथ अच्छे से साफ करेगा। चार्ली ने बेला का कंधा दबाते हुए कहा, सिस्टर बेला, बिन ब्रो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी उस लड़के के ख्वाब बहुत बड़े हो चुके हैं। उसकी हिम्मत तो देखो, उसने आपको मारने की कोशिश की। आप बस एक बार परमिशन दे दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। बिन और चार्ली की बातें सुनकर बेला की आंखें सिकुड़ गई। ये लोग उससे किसी इंसान को मारने की परमिशन ऐसे कर रहे थे, जैसे कोई बिगड़ेल बच्चा अपनी माँ को उसकी फेवरेट चॉकलेट खरीदने की जिद करता है। बेला ने आह भरते हुए कहा, कम टू अर्थ गाइस, अगर मैं इतनी छोटी सी रीजन्स की वजह से लोगों का कत्ल करवाने लगी तो आधा ज्यादा कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक दिन में ही खत्म हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा अनबैलेंस क्रिएट कर रखा है, अब और नहीं। फालतू के ख्याल अपने दिमाग से निकाल फेंको। बेला की बात सुनकर चार्ली ने डिसअपॉइंटमेंट में अपना कंधा गिरा दिया। हालांकि बिन अब भी अपने शब्दों को लेकर काफी गंभीर दिख रहा था। बेला ने बिन की तरफ देखा, जो इशारे से उसे साइड में चलने को बोल रहा था।
बेला बिन के साथ जिम से अटैच्ड बालकनी में आ गई। उसे समझ आ चुका था बिन उससे कोई इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। बिन ने रेलिंग से पीठ टिकाते हुए बेला की तरफ देखा, जो शांत भाव के साथ दूर आसमान की तरफ देख रही थी। बिन ने कहा, क्या आपको नहीं लगता विवान सिंघानिया सार्थक हो सकता है? वैसे भी साम्राज्य के लोगों की उम्र उनके चेहरे से नहीं बताई जा सकती है। वो लोग अपनी उम्र से ज्यादा यंग दिखते हैं और हमारी तुलना में ज्यादा दिन जिंदा भी रहते हैं। हो सकता है विवान सिंघानिया ही सार्थक और द साइलेंट हैंड का फाउंडर हो और बर्तिका भी उसके पास ही हो। बिन की बात सुनकर बेला ने तुरंत जवाब में कुछ नहीं। उसकी सुंदर काली आंखें इस वक्त इतनी गहरी थी, मानो वो पूरे आसमान को अपनी आंखों से ही माप रही हो। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने उसका बैकग्राउंड चेक किया था। जब वह 13 साल का था तब उसने खुलकर खुद को दुनिया के सामने लाना शुरू किया था। उससे पहले वह कहाँ था, क्या करता था, इसकी कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। स्टीवन के मुताबिक उसके माँ बाप बहुत पिछड़े गांव से थे। जब वह 6 साल का था, जब उसके पेरेंट्स की गैस सिलेंडर ब्लास्ट में जलकर डेथ हो गई थी, जिसके बाद वह अपने मामा के पास मुंबई आ गया था और यहीं से उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। हालांकि इस बीच उसका मामा उसे बहुत हरास किया करता था, जबरदस्ती उससे भीख भी मंगाता था। बेला की बात सुनकर बिन हंसा और बोला, अच्छी कहानी है। ब्लास्ट में पेरेंट्स की डेथ और मामा का हैरेसमेंट इंक्लूड करके उसने अपनी इस झूठी कहानी को काफी रियलिस्टिक टच दे दिया है। अब तो मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि उस लड़के में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिन की समझदारी पर बेला ने मुस्कुराते हुए उसे अप्रिशिएटिव नजरों से देखा। उसकी गैर मौजूदगी में बिन पहले से ज्यादा समझदार हो चुका था। बेला ने मुंह से सांस छोड़ते हुए कहा, वेल, वह लड़का सार्थक है या नहीं पता नहीं, मगर वह लड़का नॉर्मल नहीं है और ना ही उसके इरादे नॉर्मल है, इसीलिए मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बेला की बात सुनकर बिन ने आगे उससे विवान के टॉपिक पर कोई सवाल जवाब नहीं किया। बेला की बातों से उसे समझ आ चुका था विवान के बारे में बेला ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। हालांकि बेला के दिमाग में काफी कुछ चल रहा था, जिसे बिन भी महसूस कर पा रहा था, मगर उसे ये भी पता था बेला अपने दिल दिमाग की सारी बातें किसी को नहीं बताती है। बिन ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, सो टुमारो इज योर बर्थडे, सेलिब्रेशन तो होगा ना, या फिर हर बार की तरह सब कुछ शांति से चला जाएगा? बिन की बात सुनकर बेला ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, सेलिब्रेट करने लायक फिलहाल मेरी लाइफ में कुछ है तो नहीं, मगर कार्तिक चाहता है तो करना पड़ेगा। डिनर के बाद वापस जाना है रॉकवेव सिटी, वहीं जो होना होगा। इनविटेशन मिला ना तुम्हें? हाँ मिला है, और मैंने ये भी सुना है कि बड़े भाई आपको कोई सरप्राइज देने वाले हैं। हम परसों उसने कहा था मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है, क्या पता नहीं, मगर मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज तो मेरी बेबी गर्ल होती, जिसका अब तक कोई अता पता नहीं है। काश वो अब तक मिल चुकी होती तो बात ही कुछ और होती। बेला की बात सुनकर बिन ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा। बेला अब भी ऊपर आसमान की तरफ ही देख रही थी, हालांकि अब गहराई के बजाय उसकी आंखों में खालीपन और उदासी थी। बिन ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, फ्रैंक अंकल और आंटी से मिले बगैर वापस जाओगी? बिन का सवाल सुनते ही बेला के भाव में तेज बदलाव आ गया। बेला को पेरिस आए हुए आज दूसरा दिन हुआ था, मगर वो अब तक रिचर्ड फैमिली से मिलने नहीं गई थी। हालांकि बेला के वापसी की खबर ने रिचर्ड फैमिली की सारी परेशानी खत्म कर दी थी। जो बैंक कुछ दिनों पहले तक रिचर्ड मैंशन की नीलामी करवाने वाले थे, अब वही बैंक रिचर्ड फैमिली की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने लगी थी। बेला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, अभी उन लोगों से नहीं मिलना चाहती मैं। सच कहूं तो हिम्मत नहीं है मिलने की। मेरी वजह से उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। किस हक से मिलने जाऊं मैं उन दोनों से? अब तो नफरत करने लगे होंगे वो लोग मुझसे। बेला की बात सुनकर बिन ने कहा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ सिस्टर बेला, जो भी हुआ है उन दोनों की गलती के वजह से हुआ। आप खुद को उनकी गलती के लिए ब्लेम करना बंद करो। अगर आप नहीं भी होती तब भी जिम मारा ही जाता और एमा बदले की आग में ऐसा कुछ जरूर करती जो रॉकवेव को ऑफेंड कर देता। कम ऑन सिस्टर बेला, आप बचपन से जानती हो एमा को। अगर आप इन सब में इन्वॉल्व नहीं होती तो शायद एमा के साथ पूरी रिचर्ड फैमिली भी अब तक खत्म हो चुकी होती। रिचर्ड फैमिली की बची खुची लेगेसी आपकी देन है, अदरवाइज रूल्स के अकॉर्डिंग अब तक पूरी रिचर्ड फैमिली को खत्म किया जा चुका होता।
बेला ने बिन की बातें सुनी मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। बाहर दोबारा से हल्की फुल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी थी। बेला ने अचानक मुड़कर वहां से जाते हुए कहा, साम्राज्य की अपडेट मुझे देते रहना। आप कहां जा रही हो? उससे मिलने जाने से पहले उसका हिसाब पूरा करना है। आफ्टर ऑल सबसे बड़ा धोखेबाज वही है। बेला की बात सुनते ही बिन उसके पीछे चल दिया। जिम से बेला सीधा बैकयार्ड में आई। वहीं से बेसमेंट का दरवाजा था। बेला ने एक नजर बिन को देखा, जो उसे फॉलो कर रहा था। बेला बगैर कुछ कहे बेसमेंट के अंदर चली गई। उसने ट्रैक सूट पहन रखा था। बिन भी चुपचाप उसके पीछे हो लिया। रॉकवेव सिटी। पिछले एक दिन से रिवन पालतू कुत्ते की तरह जमीन से अपनी चीन टिकाए बैठा हुआ था। समय ने रिवन से बात करने की बहुत कोशिश की थी मगर रिवन था कि उसे देखते ही आंखें बंद कर लेता और चेहरा दूसरी तरफ घूम लेता, मानो उससे रूठ गया हो। आज भी थक हार कर समय ने रिवन की तरफ देखा, जो उससे मून फेरे सेम पोजीशन में बैठा हुआ था। समय ने चिढ़कर गुस्से में कहा, ठीक है, नहीं बात करनी है तो मत करो। हमारे पास भी तुम्हारे नखरे उठाने के लिए फालतू वक्त नहीं है। रिवन ने समय की बात सुनी और समझी मगर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं जताया। समय भी गुस्से में वापस पैलेस के अंदर आ गया। उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई मगर कार्तिक उसे कहीं नहीं दिखा। समय ने एक सर्वेंट को रोककर पूछा, रुकिए, आपके चेयरमैन कहाँ है? जवाब में सर्वेंट ने रिस्पेक्टफुली कहा, चेयरमैन गोल्फ कोर्स में है। क्या मैं आपको उनके पास ले चलूं सर? सर्वेंट का जवाब सुनकर समय कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार गोल्फ कोर्स का नाम सुना था। समय ने पूछा, ये गोल्फ कोर्स होता क्या है और कहाँ है ये? समय का बचकाना सवाल सुनने के बाद भी सर्वेंट के भाव में कोई बदलाव नहीं आया। एक तो वो लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनल थे और ऊपर से उन्हें समय को लेकर कुछ सख्त हिदायतें भी दी गई थी। सर्वेंट ने सिर झुकाए हुए कहा, गोल्फ कोर्स एक बड़ा सा मैदान होता है जहां गोल्फ खेला जाता है। समय ने दोबारा पूछा, और ये गोल्फ क्या होता? सर्वेंट ने पेशेंटली जवाब दिया, गोल्फ एक प्रकार का खेल होता है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाती हूँ गोल्फ असल में होता कैसा है। सर्वेंट की बात मानकर समय उसके साथ चल दिया। वैसे भी पैलेस में अकेले रहकर वह बोर हो चुका था और कुछ नया सीखने और जानने में उसे काफी रुचि थी। सर्वेंट समय को गोल्फ कोर्स में ले आई। कार्तिक वहां कुछ एलीट मिनिस्टर्स के साथ गोल्फ खेल रहा था। असल में गोल्फ सिर्फ कार्तिक खेल रहा था। वहां मौजूद मिनिस्टर्स तो बस टी पर बॉल सेट कर रहे थे, ठीक किसी कैडी की तरह। समय को देखते ही कार्तिक ने उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। समय भी अच्छे बच्चे की तरह कार्तिक के पास चला आया। पहले वह थोड़ा रेबल बनने का ट्राई करने वाला था मगर जब से उसने रिवन की दुर्दशा देखी थी तब से उसने अपने दिमाग में आए सारे उलझुल ख्यालों को निकाल फेंका था। कार्तिक ने गोल्फ क्लब समय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हिट करो इसे। समय ने कार्तिक के हाथ से गोल्फ क्लब ले ली, फिर उसने टी पर रखे बॉल की तरफ देखा जिसको कार्तिक उसे हिट करने के लिए बोल रहा था। आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड। 98 कार्तिक का गुस्सा। अब तक समय भी अच्छे बच्चे की तरह कार्तिक के पास चला आया। पहले वह थोड़ा रेबल बनने का ट्राई करने वाला था मगर जब से उसने रिवन की दुर्दशा देखी थी तब से उसने अपने दिमाग में आए सारे उलझुल ख्यालों को निकाल फेंका था। अब आगे कार्तिक ने गोल्फ क्लब समय की तरफ बढ़ा। समय के अंदर हिट करने की पावर थी मगर उसका स्टेंस गोल्फ के मुताबिक नहीं था। कार्तिक ने कहा, अपना बायां पैर थोड़ा बाहर निकालो। कार्तिक ने जवाब देते हुए आराम से कहा, जैसे तुम कर सकते हो वैसे करो। समय ने कार्तिक को कुछ पल तक देखने के बाद बॉल की तरफ देखा, फिर उसने गहरी सांस लेकर बॉल हिट कर दिया। बॉल हवा में उड़ी और काफी ऊंचाई तक गई मगर वर्टिकली आखिर में आग बनाने के बजाय बॉल 60 डिग्री का ट्रायंगल बनाकर जमीन पर गिर गई। वहां खड़े मिनिस्टर्स ने समय का शॉट देखा। उन सबके लिए ये काफी फनी था मगर उन लोगों ने हंसने की हिम्मत नहीं की। करते भी कैसे, देखकर ही पता चल रहा था। सामने खड़ा लड़का चेयरमैन के लिए खास था। वो लोग उसके ऊपर हंसने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। समय ने उम्मीद भरी नजरों से कार्तिक की तरफ देखा और पूछा, क्या ऐसे ही हिट करना था? हम पर तुम इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वहां खड़े मिनिस्टर्स ने कार्तिक की बात सुनी। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। समय को थोड़ी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी।
असल में उसे गोल्फ खेलना आता ही नहीं था। उसे इम्प्रूवमेंट ही नहीं बल्कि सीखने की जरूरत थी। उसने जो शॉट मारा था वह गोल्फ के नाम पर मजाक था, मगर कार्तिक कह रहा था ऐसे ही हिट करना था। आखिर उसने किस आंख से समय के शॉट को देखा था? समय अब तक कार्तिक के कहे मुताबिक स्टेन्स बना चुका था। कार्तिक ने समय के स्टेन्स को ऑब्जर्व किया, जिसमें उसे थोड़ी कमी नजर आई। समय के अंदर हिट करने की पावर थी, मगर उसका स्टेन्स गोल्फ के मुताबिक नहीं था। कार्तिक ने कहा, अपना बायां पैर थोड़ा बाहर निकालो और उसे होल की डायरेक्शन में एडजस्ट करो। समय ने कार्तिक के कहे मुताबिक ही किया। उसने अपना बायां पैर थोड़ा बाहर निकाला और उसे होल के डायरेक्शन में एडजस्ट किया। कार्तिक ने आगे भी उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, जिसे फॉलो करते हुए समय ने अपने दोनों कंधों को रिलैक्सिंग पोस्टर में छोड़ दिया। हालांकि उसके गोल्फ क्लब पकड़ने का तरीका अब भी गलत था। कार्तिक उसे कई बार समझा चुका था, मगर शायद समय को कार्तिक की बातें समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए वह अच्छे से गोल्फ क्लब पकड़ नहीं पा रहा था। वहां खड़े मिनिस्टर्स बेख्याली में आंखें फाड़े कभी समय को देखते तो कभी उस क्रूर चेयरमैन को, जिसके लिए वो लोग थोड़ी देर पहले तक बॉल सर्व कर रहे थे। उन मिनिस्टर्स को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग अपने अपने कंट्री के सबसे पावरफुल और सुपीरियर लोगों में गिने जाते थे। उनके एक सेकंड की कीमत भी करोड़ों में थी, मगर इसके बावजूद रॉकवेव का चेयरमैन बड़ी मुश्किल से उन सब से डायरेक्टली बात करने को राजी होता था, और अगर होता भी था तो मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए। मगर आज वही घमंडी आदमी पिछले 5 मिनट से एक बच्चे को गोल्फ स्टेन्स बनाना सिखा रहा था, अपना जरूरी काम छोड़कर, वो भी इतने सब्र के साथ। अचानक कार्तिक का फोन रिंग हुआ, जिसने उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। समय भी फोन रिंग की आवाज सुनकर रुक गया था। कार्तिक ने पॉकेट से फोन निकालकर कॉलर इड चेक किया, जहां वाईफाई नाम फ्लैश हो रहा था। समय ने भी कॉलर इड नोटिस कर लिया था, क्योंकि कार्तिक उसके करीब ही खड़ा था। कार्तिक ने वहां खड़े एलीट मिनिस्टर्स को कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। उसने समय को खुद से ट्राई करने को कहा और वहां से थोड़ा दूर आकर कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ बेला बेसमेंट के अंधेरे कोने में दीवार से पीठ टिकाकर फर्श पर बैठी हुई थी। उसके सुंदर चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कॉल रिसीव होने के 2 मिनट बाद तक बेला ने कुछ नहीं कहा। कार्तिक भी शांत था, उसने बोलने की पहल नहीं की। तीसरे मिनट बेला ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, आई कांट कार्तिक, आई कांट डू दिस। भाई है वो मेरा, ऐसे कैसे उसे अपने हाथों से। आखिर में बेला ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके दिल और दिमाग की कश्मकश उसके आवाज में झलक रही थी। कार्तिक ने आराम से कहा, इफ यू कांट देन हैंड हिम ओवर टू मी। वाइफी, तुम्हें उसकी की वजह से खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आई विल हैंडल दैट क्रिएचर, ओके। कार्तिक की बात सुनकर बेला ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे बैक आउट कर लेना चाहिए। तुम ही उसे हैंडल करो, वरना अगर मैंने उसके साथ कुछ किया तो उससे जुड़ी बुरी यादें नासूर बनकर जिंदगी भर मुझे टॉर्चर करेगी। बेला की बात सुनकर कार्तिक ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा, डोंट ट्रबल योरसेल्फ ओवर हिम वाइफी। आई टोल्ड यू आई डील विद दैट क्रिएचर एंड आई विल। बेला ने कार्तिक की बातें सुनी, मगर उसने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसकी सुंदर काली आंखें बेसमेंट के उस कमरे पर टिकी हुई थी, जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बेला ने गहरी सांस लेते हुए अपने सिर पर हाथ रख लिया। बाहर वालों से डील करना किसी के लिए भी आसान होता है, मगर उन लोगों के साथ डील करना जो कभी आपके करीब रहे हो, बेहद मुश्किल होता है। बेला के साथ भी फिलहाल ऐसा ही था। देखते ही देखते बेला के आंखों के सामने कुछ काले सूट वाले लोग बेसमेंट में आए, जिनके सूट पर ब्लैक विंग बैच लगा हुआ था। यानी वो लोग रॉकवेव के ब्लैक विंग वॉरियर थे, जिन्हें आमतौर पर बीस्ट्स भी कहा जाता है। सभी बीस्ट्स ने सिर झुकाकर बेला को ग्रीट किया। जवाब में बेला ने हाथ हिलाकर उन्हें अपना काम करना की परमिशन दे दी। परमिशन मिलते ही सारे बीस्ट्स उस कमरे के अंदर चले गए, जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो सारे बीस्ट्स एक जंजीर में जकड़े जख्मी इंसान को लेकर कमरे से बाहर निकले, जो कि कोई और नहीं, बेला का कजन निक रिचर्ड था, एमा का सगा भाई और उसका क्राइम पार्टनर भी। 14 साल पहले जिस इंसान ने एमा को अपनी मौत का झूठा षड्यंत्र रचने में मदद की थी, वह इंसान निक ही था। शिप पर भी एमा के साथ जो नकाबपोश इंसान था, वह निक ही था। हालांकि निक का धोखा बेला के लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था।
निक की तरफ से बेला ने ऐसे किसी धोखे की उम्मीद नहीं की थी जो उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी भी खतरे में डाल दे। अधमरी हालत में निक की नजरें बेला से मिली, जो खालीपन से उसे ही देख रही थी। निक ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो शब्दों के बजाय खून का तेज फवारा उसके मुंह से फूट पड़ा। बीस्ट्स ने भी उसे कुछ करने या बोलने का मौका नहीं दिया। वो लोग उसे लेकर तेज कदमों के साथ वहां से चले गए। कार्तिक अब भी फोन पर था। बेला ने गहरी सांस लेकर कहा, "Your people are too fast." कार्तिक ने जवाब में टॉपिक चेंज करते हुए कहा, "तुम वापस कब आ रही हो?" "आज रात, डिनर के बाद यहाँ से निकलूंगी। आधी रात तक वहां पहुंच जाऊंगी।" "ठीक है, रात को मिलते हैं। फिलहाल जाकर शावर ले लो।" हम कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद कार्तिक ने पलटकर समय की तरफ देखा और उसका हैंडसम चेहरा एकदम से पत्थर के समान कठोर हो गया। कोई अधेड़ उम्र इंसान समय पर चिल्ला रहा था और समय चुपचाप उसे घूर रहा था। वहां मौजूद बाकी मिनिस्टर्स उस आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह आदमी था कि किसी की सुन ही नहीं रहा था। कार्तिक तेज कदमों के साथ उनकी तरफ आने लगा। गौर करने पर कार्तिक को याद आया, वह अधेड़ उम्र आदमी स्विस बैंक का सीईओ मैथ्यू एंडरसन है। मैथ्यू ने गुस्से में समय पर चिल्लाते हुए कहा, "बेवकूफ लड़के, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई है क्या? एक तो तुमने मुझे हिट किया और ऊपर से तुमने मुझे ग्रीट तक नहीं किया। क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? मैथ्यू एंडरसन, मेरे एक इशारे पर तुम्हारे पूरे परिवार को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया जाएगा।" मैथ्यू की बात सुनकर समय के होठों के कोने मुड़ गए। उसने टेढ़ी नजरों से कार्तिक की तरफ देखा, जो अपने शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। उसे देखकर ही समय को पता चल रहा था कार्तिक कितने ज्यादा गुस्से में है। समय को अब भी शांत खड़ा देख मैथ्यू का गुस्सा उफान मारने लगा। मैथ्यू तब वहां आया था जब कार्तिक कॉल अटेंड करने के लिए वहां से थोड़ा दूर गया था। वहां आते ही अनजाने में समय ने मैथ्यू को गोल्फ बॉल से हिट कर दिया। हालांकि समय ने अपनी गलती के लिए माफी मांग लिया था, मगर मैथ्यू का गुस्सा उसके माफीनामे से खत्म नहीं हुआ था। ऊपर से वहां आने के बाद वहां मौजूद हर एक मिनिस्टर ने उसे रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया था, मगर समय ने उसे ग्रीट नहीं किया था, जिसने उसके ईगो को बुरी तरह हट कर दिया था। मैथ्यू ने दांत पीसते हुए कहा, "गलती तुम्हारी भी नहीं है लड़के, तुम जैसे बच्चों की परवरिश में ही खोट होता है। पैदा होते ही तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इधर उधर भटकने के लिए छोड़ देते हैं, जैसे दुनिया ने तुम्हें शिष्टाचार सिखाने का ठेका ले रखा हो। मगर कोई बात नहीं, आज मैं अच्छे से शिष्टाचार सिखाऊंगा।" अपनी बात कहने के तुरंत बाद मैथ्यू ने समय पर हाथ उठा दिया। समय के होठों का सार्केज्म उसे कांटे की तरह चुभ रही थी। समय को मैथ्यू की तरफ से ऐसे किसी एक्शन की उम्मीद नहीं थी, मगर फिर उसने तुरंत मैथ्यू को रोकने के लिए हाथ उठाया, मगर उसके रिएक्ट करने से पहले ही किसी ने मैथ्यू का हाथ पकड़कर का मरोड़ दिया था। मैथ्यू एकाएक दर्द से तिलमिला उठा। उसकी नजर जैसे ही सामने खड़े कार्तिक पर गई, वैसे ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। कार्तिक कोल्डली मैथ्यू को घूर रहा था। उसी ने मैथ्यू का हाथ भी मरोड़ा था। समय ने सिर घुमाकर कार्तिक की तरफ देखा। आज पहली बार समय ने कार्तिक को इतने गुस्से देखा था, वरना उसने जब से कार्तिक को देखा था तब से कार्तिक उसे एक कम बोलने वाला शांत इंसान लगता था, मगर अभी कार्तिक का भयानक ऑरा साक्षात शैतान के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। कार्तिक ने बेरहमी से मैथ्यू का हाथ मसलते हुए कहा, "तो तुम मेरे बेटे को शिष्टाचार सिखाओगे? सिखाओ, अब मैं देखना चाहता हूँ तुम ये कैसे करोगे।" कार्तिक के मुंह से निकला बेटा शब्द सुनते ही मैथ्यू की आंखें दहशत से चौड़ी हो गई। उसने खौफ और हैरानी के मिले जुले भाव के साथ समय और कार्तिक को बारीक बारी से देखा। उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जिस बच्चे को वह आम बच्चा समझकर डांट रहा था, वह बच्चा असल में चेयरमैन का बेटा होगा। अगर उसे पहले से इस बारे में पता होता तो वह समय के मुंह से निकले गंदी गाली को भी तारीफ समझकर मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर लेता। मैथ्यू ने रोते और गिड़गिड़ाते हुए कहा, "आई एम सॉरी चेयरमैन, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था वो आपका बेटा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए।" कार्तिक ने मैथ्यू की बातों को नजरअंदाज करते हुए समय की तरफ अपना रुख किया। "अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ।" समय अच्छे बच्चे की तरह कार्तिक की बात मानकर वहां से चला गया, जिसे देखकर मैथ्यू का दिल मून को आ गया। अब आगे उसके साथ क्या होगा, इसकी कल्पना मात्र ने मैथ्यू का दिल दहला दिया था।
आगे क्या होगा जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।